हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 17 जिसका शीर्षक है संस्कृति, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी बहुत ही सरल भाषा पे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरे चैनल की वीडियो जल्दी जल्दी देखने को मिल सके जो आपके बोर्ड एग्जाम पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? उत्तर है, आग की आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। सप्ता आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत तथा पेट की ज्वाला रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था, तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चा मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पका कर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को इस विषय पर न्यूटन से अधिक शब्द कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? या न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सके थे, क्यों? उत्तर है, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य संस्कृत नहीं। अगला प्रश्न है, पांचवा, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? उत्तर, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों से ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। यहाँ छठवां प्रश्न है, मानव संस्कृति में अविभाज्य है, किन्हीं दो प्रश्नों का उल्लेख कीजिए। जब का नंबर में मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। उत्तर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। दूसरा, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती है, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक दो देश के रूप में देखते हैं। खा नंबर पे यहाँ पे, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। उत्तर है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। दूसरा, सिद्धांत ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया।
यहाँ अगला प्रश्न है 7वां। यहाँ से स्पष्ट करना पहला है, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कह या असंस्कृति। उत्तर है, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव के आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। यहाँ पे देखते हैं रचना के आधार पर है ये प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति। तो 8वां प्रश्न है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। उत्तर है, जैसे कि लेखक ने कहा कि आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सर्जन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप भी कह सकते हैं। भाषा अध्ययन के आधार पर ये प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद भी लिखिए। यहाँ पे समास आए हैं, आपका ग्रामर का प्रश्न है। यहाँ बताते हैं, गलत, सलत, आत्मविनाश, महामानव, अद्वैत, हिंदू, मुस्लिम, यथोचित, सत्यवती, सुलोचन। यहाँ पे अपन को समास बताना है इनके किस समास से हैं ये। यहाँ पे कौन सा समास हुआ है, गलत, सलत, गलत और सलत। यहाँ पे द्वंद्व समास। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये तालमेल शब्द है, इसमें जिस प्रकार से तालमेल शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास, यानी बहसबाजी चल रही है। द्वंद्व, किसी प्रकार का बहस है, द्वंद्व, इसको इसलिए द्वंद्व समास कहते हैं। फिर महामानव, यानी किसी एक चीज की श्रेष्ठता, एक महान चीज बता रही है। महान है जो मानव, यहाँ पे कौन सा समास आता है, कम धारा समास आता है। हिंदू मुस्लिम, यानी हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं, द्वंद्व समास, बहस। हिंदू मुस्लिम इस प्रकार से बोल रहे हैं, यहाँ पे द्वंद्व समास है। सप्त ऋषि, यहाँ पे अलग ही दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ संख्या की बातें हो रही हैं, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ 7 ऋषियों का समूह। जहाँ पर संख्यावाचक शब्द हो तो उससे अपन बोल देते हैं द्विगु समास। तो देखते हैं आत्मविनाश, आत्मा का विनाश, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एक जीवन की बता रहे हैं, आत्मा का विनाश, यानी तत्पुरुष समास। यहाँ पे पद दलित, पद से दलित है, यहाँ पर भी कौन सा तत्पुरुष समास आएगा, जीवन की बात है। या यथोचित, जो उचित हो, यहाँ पे विभाव समास हो जाता है। सुलोचना, यानी सुंदर लोचन है जिसके, यहाँ पे कर्म धारा समा जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि समास, यानी ग्रामर का प्रश्न है, यहाँ पर ग्रामर भी देख लीजिए। समास विग्रह हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप करिए। इस प्रकार से ये आपका ये कक्षा 10वीं का पाठ 17 है। ये आपका गद्य खंड का अंतिम पाठ है। तो इस प्रकार से 36 के पूरे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। ये पाठ भी समाप्त हो गया है। यहाँ पर इस प्रकार से मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो जल्दी देखने को मिल सके। अब मेरा अगला वीडियो आपको कृतिका बुक के पूरे पाठों का आंसर देखने मिलेगा, बहुत ही सरल भाषा पे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी आप नए हैं मेरे चैनल पर तो अभी आप उन पर सब्सक्राइब कर दीजिए।